हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफ़ी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया था। और उस क्रैश कोर्स में हमने कहा था कि ये क्रैश कोर्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो या तो हमसे पढ़े हुए हैं या किसी और टीचर से पढ़े हुए हैं या फिर उन्होंने इतनी अच्छी सेल्फ स्टडी की हुई है कि उन्होंने प्रॉपर तैयारी की हुई है। ये क्रैश कोर्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें हम बहुत स्पीड के साथ और बहुत खूबसूरत तरीके से रिवीजन कराते हुए जाएंगे हर एक टॉपिक का। यहाँ पर मैं एक डेमो क्लास दे रहा हूँ जो मैंने कल ली थी लाइव उस क्रैश कोर्स में। तो यहाँ मैं एक डेमो क्लास उसकी अपलोड कर रहा हूँ। इस डेमो क्लास को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डेमो क्लास मांग रहे थे। आप इस क्लास को देखकर अपना फैसला ले सकते हैं कि आपको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि किसी क्रैश कोर्स में और किसी कोर्स में क्या फ़र्क होता है। कोर्स में आपको प्रॉपर लाइन टू लाइन टीचर पढ़ाता है। क्रैश कोर्स में रिवीजन कराया जाता है जो वन लाइनर अप्रोच होती है। आपने कई बार हमसे ये बुराई सुनी होगी हमारे मुंह से लाइव कि हमें वो वन लाइनर अप्रोच नहीं पसंद है टीचर्स की जिसमें वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराते हैं। उससे सिलेक्शन नहीं निकलता। और वो हकीकत है, जो वन लाइनर तरीका है पढ़ाने का वो क्रैश कोर्स होता है, वो रिवीजन होता है। उससे आप सिलेक्शन नहीं दे सकते। तो क्रैश कोर्स रिवीजन है। क्रैश कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्हें एक डेमो चाहिए था। तो डेमो ये रहा, देखिए। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि आपको एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। सिंपली सर्च करिएगा ऑरेटर इंस्टीट्यूट, आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। बाकी की डिटेल के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप वो क्लास देखिए जो हमने कल क्लास ली थी क्रैश कोर्स में लाइव अपने ऐप पर। चलिए 5 मिनट हो गए हैं। अब देखिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट हैं काफी सारे, अब इसका रूल रहेगा बैच का कि हम सिर्फ स्टार्टिंग के 5 मिनट बात करेंगे, ठीक है, और लास्ट के 5 मिनट बात करेंगे, ठीक है। बीच में आप अगर कोई इधर उधर का सवाल करते हैं, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू कोर्स, तो हम जवाब नहीं देंगे, हम बाद में उसको लेंगे। शुरू के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट बस, ठीक है। बीच में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, शायद आपने किया था वो मैसेज, है ना। तो एग्जाम हो रहा है भाई, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे वो बहुत जरूरी है समझना, ठीक है, और कैसे पढ़ेंगे वो बहुत जरूरी है। तो सुनिएगा। सबसे पहले हम शेक्सपियर पढ़ेंगे ऑब्वियसली। और शेक्सपियर में सबसे पहले मैकबेथ। अगर आप हमसे पढ़े हैं यूपी टीजीटी तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम 19 प्ले पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। आप किसी और टीचर से पढ़े हैं तो वो उसने कितने प्ले पढ़े हैं वो आप अच्छे से जानते होंगे। तो हम 19 प्ले पढ़ाते हैं, पहले तो वही सारे 19 प्ले हैं, पहले तो हम उन्हीं को रिवाइज करते हुए जाएंगे। जैसे कि मैकबेथ है, ट्वेल्थ नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, किंग लियर है, रोमियो एंड जूलियट है, जूलियस सीजर है। ऐसे जाते 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 हम ओथेलो तक पहुंचेंगे। ये 19 प्लेस हो जाते हैं ओथेलो तक। उसके अलावा अब हम 19 प्लेस के अलावा हम द टेमिंग ऑफ द श्रू, ठीक है, कोरियोलेनस, लव स्लेव वाज लॉस्ट, द विंटर्स टेल, मच एडो अबाउट नथिंग, सिम्बलिन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी भी वन लाइनर के रूप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये क्लास बाद में भी देखी जा सकती है। ये क्लास हमने अभी ली 4 से 5 लाइव। आप लाइव नहीं आ पाए, डोंट वरी। यूजुअली 4-5 घंटे के अंदर ये सेव होकर वापस लाइव क्लास वाले ही सेक्शन में आ जाएगी आपके कोर्स के। जब आप अपने कोर्स पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट, लाइव क्लास, स्टूडेंट्स, नोटिस, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो जब आप जाएंगे कंटेंट में तो आपके नोट्स मिलेंगे, वहां पर एक फोल्डर बना हुआ है। अभी तो फिलहाल उसमें सिर्फ शेक्सपियर की पीडीएफ पड़ी है। जैसे जैसे आप पढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे नोट्स उसमें आते रहेंगे, मतलब पहले ही आ जाएंगे, ठीक है। और लाइव क्लास में लाइव क्लास आ जाएगी आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। तो डोंट वरी, आप नहीं आ पाते हैं लाइव, आप बाद में आइए, लेकिन पढ़िए, इकट्ठी मत करिएगा। तो इस तरह से हम शेक्सपियर को कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं शेक्सपियर और सबसे पहले बात करेंगे मैकबेथ की। मैकबेथ टाइटल क्या है मैकबेथ का? मैकबेथ ही टाइटल है, मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर।
जॉनरा है ट्रेजेडी, मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। सेटिंग क्या है? स्कॉटलैंड एंड ब्रीफली इंग्लैंड। तो आप अच्छे से जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्ले जो है वो स्कॉटलैंड में होता है, ठीक है। मैकबेथ, स्कॉटलैंड के राजा हैं डंकन। बस जो राजा डंकन का बेटा है मैल्कम, वो चला जाता है हमारा इंग्लैंड में सेना इकट्ठी करने के लिए, ठीक। तो वहां थोड़ा सा कुछ सीन्स जो है, सेटिंग जो है वो इंग्लैंड में शिफ्ट होती है, तो इंग्लैंड भी थोड़ा सा दिखाया गया है, अदरवाइज पूरा प्ले स्कॉटलैंड में होता है। तो सेटिंग ऑफ प्लेस स्कॉटलैंड है। रिटर्न अराउंड 1605-1606 के आसपास लिखा गया है। अब देखो ये जो जितने भी रिटर्न अराउंड वाले क्वेश्चंस हैं कि कब लिखे गए, ये संभवतः ही होते हैं। तो यूजुअली एग्जामिनर इनको पूछता नहीं है। 2013 में एक बार पूछा गया था, उसी पे बवाल काट दिया था बच्चों ने कि ये पूछा कैसे आप लोगों ने, ठीक है। तो यूजुअली एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर ने अपनी जिंदगी के किस दौरान लिखा है। तो अगर कोई वैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अपने करियर के शुरुआती दशक में विलियम शेक्सपियर ने इनमें से कौन सा प्ले लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में शेक्सपियर क्या लिखा है, ठीक है। तो वैसे याद रखेंगे इसे। एग्जैक्ट सन कभी नहीं पूछेगा कि 1605 ही आंसर होगा, 1606 आंसर होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। बट आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा प्ले किस दौरान लिखा जा रहा है। तो रिटर्न अराउंड 1605 से 1606 के आसपास। मेन थीम्स क्या है मैकबेथ की? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, ऑब्वियसली सबसे बड़ी थीम है ये। मैकबेथ कितना महत्वाकांक्षी था कि जब मैकबेथ को ये पता चला, जब उसके सामने भविष्यवाणी की गई कि वो स्कॉटलैंड का राजा बन सकता है, तो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से उसने राजा डंकन की हत्या की, उसको मारा, क्योंकि उसे तुरंत राजा बनना था। इसी वजह से एम्बिशन न केवल मेन थीम है इस प्ले की, बल्कि वो हमर्शिया यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ भी है मैकबेथ का। मैकबेथ एक ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजिक हीरो के अंदर एक कमी होती है जिसको उसका फ्लॉ कहते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं, जिसकी वजह से उसका पतन होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत होती है। मैकबेथ का एम्बिशन उसका ट्रेजिक फ्लॉ है, उसका एम्बिशियस होना। इसकी एक थीम फेट वर्सेस फ्री विल है, किस्मत, दूसरी तरफ फ्री विल। अब यह फेट, आप ये आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं कि सर उसको स्कॉटलैंड का राजा बनना था, ये भविष्यवाणी हुई थी, तो ये तो उसकी किस्मत में था कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो अब आप मैकबेथ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि हाय मैकबेथ तूने राजा डंकन की हत्या कर दी, क्योंकि उसकी तो किस्मत में लिखा था कैसे बनता राजा। लेकिन नहीं, अगर मैकबेथ की किस्मत में लिखा था कि वो राजा बनेगा, तो वो बनेगा, कैसे भी बनता, लेकिन उसे ईश्वर ने फ्री विल देके भेजा था। फ्री विल का मतलब होता है सही और गलत की पहचान। उसे पता था कि वो राजा को मारकर गलत कर रहा है, क्राइम कर रहा है, उसे रुकना चाहिए था। अगर उसकी किस्मत में राजा बनना लिखा था तो वो राजा बनता, जैसे न तैसे। गिल्ट इसकी एक थीम है, क्योंकि मैकबेथ जब मार देता है राजा डंकन को, लेडी मैकबेथ जब उसमें साथ देती है तो दोनों को गिल्ट हो जाती है। लेडी मैकबेथ तो पागल ही हो जाती है ना, उसको स्लीप वॉकिंग के फिट्स, दौरे पड़ते हैं, रातों को वो चलती है नींद में। द करप्शन ऑफ पावर इसकी मेन थीम है। देखिए जब सत्ता हाथ में आती है, ताकत हाथ में आती है मैकबेथ के, तो मैकबेथ पागल हो जाता है। मैकबेथ इतना पागल हो जाता है कि वो सही और गलत की पहचान भूल जाता है, और वो कई लोगों को मरवाता है, जिसमें उसका एक थेन भी शामिल है। जब मतलब उसको नहीं मारता, लेकिन जब उसका थेन वापस चला जाता है इंग्लैंड मैल्कम के साथ मिलने के लिए, ठीक है, हम मैकडफ की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे वो लेडी मैकडफ और उनके बच्चों को मरवा देता है। तो ये करप्शन है पावर का। इसके अलावा सुपर नेचुरल इसकी एक मेन थीम है, क्योंकि इस प्ले में हम 3 चुड़ैले देख रहे हैं जो कि सुपर नेचुरल, नेचुरल तो है नहीं, वो सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं, तो वो भी किसकी मेन थीम है। विलियम शेक्सपियर ने जिस भी प्ले में सुपर नेचुरल पावर का यूज किया है, वो कमाल का इस्तेमाल किया है। मैकबेथ उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। और मेरा सबसे अच्छा प्ले जो मेरा फेवरेट है, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज किया है, वो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ही है। की सिंबल्स क्या है? खून सिंबल है, क्योंकि जो हमारी लेडी मैकबेथ है वो हाथों को धोने की कोशिश करती रहती है, अपने हाथों से खून के धब्बे मिटाने की कोशिश करती रहती है, वो उसकी गिल्ट का प्रतीक बनते हैं। डैगर, जब मैकबेथ ये पसोपेश में रहता है कि मारूं या नहीं मारूं राजा डंकन को, तो उसे एक खंजर दिखाई देता है जो उसे राजा डंकन के कमरे की तरफ इशारा करता है।
वो डैगर सिंबल है कि देखो वो उसका मन तो नहीं कर रहा मारने का डंकन का, लेकिन डीप डाउन ही वांट्स द क्राउन सो बैड कि अब वो सही और गलत की, ठीक है, परिभाषा भूल चुका है। विचेस इसमें सिंबल्स हैं भाई, विचेस सिंबल्स हैं हमारे ग्रीड का, हमारे लालच का। घोस्ट, ठीक है, मैकबेथ को बैंको को घोस्ट दिखता है, वो भी उसकी गिल्ट का प्रतीक बनता है, ठीक है। एंड मोटिव ऑफ स्लीप, ठीक है, मोटिव कहते हैं मूल भाव, तो यहाँ जो मोटिव है स्लीप का मूल भाव है वो इस प्ले में वो सिंबल है। नींद नहीं आ रही है, न लेडी मैकबेथ को आ रही है ना मैकबेथ को आ रही है, नींद उड़ा दी इन लोगों ने अपनी, ठीक है, पाप के भागीदार बन गए। तो ये थे की सिंबल्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं मैकबेथ में? पहला तो मैकबेथ ही है, ये थेन है ग्लैमिस का, ठीक है, ये ग्लैमिस प्रांत का थेन है। थेन एक पोस्ट होती है और ये एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि जैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, वैसे ही ये ग्लैमिस राज्य है उसका मुख्यमंत्री मान लीजिए आप, उस लेवल की ये पोस्ट है। लेटर थेन ऑफ काउडर, बाद में से काउडर प्रांत का थेन बनाया जाता है कहानी में, और इसी की भविष्यवाणी चुड़ैलें करती हैं कि तुम काउडर के स्वामी बनोगे, ठीक है, स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, ठीक है, उसके बाद बैंको का पहला बेटा राजा बनेगा और अगली 7 पीढ़ियों तक बैंको की संतानें ही राजा रहेंगी, बैंको खुद राजा नहीं बन पाएगा। ये 3 भविष्यवाणियां होती हैं। एंड इवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और आखिरकार ये स्कॉटलैंड का राजा बनता है। अगला कैरेक्टर है इसमें लेडी मैकबेथ। मैकबेथ्स एम्बिशियस वाइफ, ये मैकबेथ की महत्वाकांक्षी बीवी है, who spurs him to commit murder, ये इसे मजबूर करती है। देखो स्पर का मतलब उत्तेजित करना होता है, वो उसे मजबूर करती है, उत्तेजित करती है कि वो कत्ल करे, यही भड़काती है, ये तो मना करता है। जब मैकबेथ आता है और लेडी मैकबेथ को सारी बातें बताता है, कि भैया ऐसे ऐसे हो गया और चुड़ैलों ने ऐसे ऐसे भविष्यवाणी करी, एक उसमें पूरी हो गई, मुझे कॉर्डर मिल गया है, दूसरी यह है कि मैं स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा, और ये बात वो उसे बता देता लेडी मैकबेथ को लेटर के जरिए। जब ये महल पहुंचता है, लेडी मैकबेथ सारा प्लान बना चुकी होती है कि हम राजा डंकन को मारेंगे आज रात। ये मना करता है कि नहीं, मैं राजा डंकन को नहीं मारना चाहता, वो मेरा मेहमान है और मैं अपने मेहमान को नहीं मार सकता, है ना। लेडी मैकबेथ लेकिन भाई पीछे पड़ जाती है इसके कि तू डरपोक है, नामर्द है, ठीक है, तुझे किंगशिप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किंगशिप, ठीक है, मुझे बनना है रानी। तो ये मजबूर करती है उसे। अगला कैरेक्टर इसमें बैंको का है, जो मैकबेथ के फ्रेंड है और फेलो सोल्जर है, ये भी जनरल थे आर्मी में, ठीक है, राजा डंकन की। whose children are prophesied to become kings, और इन्हीं के बच्चों की प्रोफेसी होती है कि वो राजा बनेंगे। तो बैंको का जो बेटा है, ठीक है, वो पहला राजा बनेगा, फ्लियंस नाम होगा उसका, वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है इस कहानी का। किंग डंकन है द गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड के बड़े अच्छे राजा हैं, मर्डर्ड बाय मैकबेथ, मैकबेथ के द्वारा कत्ल कर दिए जाते हैं। मैकडफ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का, ये स्कॉटिश नोबलमैन है, ये भी थेन है। एग्जाम में एक क्वेश्चन है, जब अभी आप प्रीवियस ईयर करना शुरू करिए, अगर आप हमसे पढ़े हैं तो हमने एक्स्ट्रा में प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है, तो उन वीडियोस में वो क्वेश्चन है। नहीं मिल रहा है तो सिंपल यूट्यूब चैनल पर जाओ, हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, ठीक है, और वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसमें भी वो क्वेश्चन आएगा उन वीडियोस में। तो प्रीवियस ईयर करिए, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए प्रीवियस ईयर करना। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि मैकडफ किस प्रांत का थेन है। तो हमें ये तो पता है कि ग्लैमिस का था, मैकबेथ बाद में कॉर्डर का बनाया गया, ठीक है, तो मैकडफ 5 नाम के एक प्रांत का वो था थेन, ठीक है, तो ये थेन ऑफ 5 थे। Who eventually kills मैकबेथ, और यही इवेंचुअली मैकबेथ को मारेंगे। मैकबेथ का कत्ल कौन करेगा? मैकडफ। अगला कैरेक्टर मैल्कम है, डंकन सन, ये राजा डंकन का बेटा है, who eventually becomes king of स्कॉटलैंड, और यही इवेंचुअली स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही एक मिस्ट्री पैदा होती है, और जो कीड़े होते हैं किताबों के, जिन्हें पसंद है शेक्सपियर को पढ़ना, तो उनके मन में एक सवाल उठता है जब वो ये मैकबेथ पढ़ते हैं
हमारे मन में भी उठा था। और फिर हमने देखा कि एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन ये है कि चुड़ैलें ना भविष्यवाणी कर रही हैं, तो ध्यान से भविष्यवाणी सुनिए कि मैकबेथ तुम कॉर्डर के थीन बनोगे, मैकबेथ तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, और बैंको तुम खुद तो राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारा बेटा राजा बनेगा और उसके बाद 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे बच्चे राज करेंगे। ये 3 भविष्यवाणी होती हैं। अगर इन भविष्यवाणियों को सच माना जाए तो मैकबेथ के राजा बनने के बाद, ठीक है, राजा बनना चाहिए था फ्लियंस को, बैंको के बेटे को, लेकिन जब प्ले खत्म होता है और मैकडफ मैकबेथ को मार देता है तो मैलकम राजा बनता है। तो एक सवाल एक खड़ा होता है, क्या भविष्यवाणी गलत साबित हुई चुड़ैलों की? क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणियां जो हैं, ठीक है, चुड़ैलों की जो भविष्यवाणियां हैं वो तो भाई बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रही हैं, सारी सही है, यही क्यों सही नहीं है? तब इसका जवाब सुनिएगा। इसका जवाब ये है, इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि मान लीजिए कि मैं राजा हूं और मेरी किस्मत में ये लिखा था कि मैं 2025 तक स्कॉटलैंड का राजा रहूंगा, लेकिन मेरे एक साथी को, मान लीजिए कि संतोष नाम है, संतोष को लालच आता है कि मुझे राजा बनना, संतोष मेरी हत्या कर देती है, ठीक है, 2024 में ही। अब देखो मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं 2025 तक क्या करूंगा, राज करूंगा, लेकिन मुझे मार दिया गया 1 साल पहले। अब मेरी किस्मत का तो 1 साल बचा है ना? अगर देखो ऐसा होता कि संतोष जो है वो मुझे मारती ना, कुछ भी होता, संतोष राजा तो बनती, क्योंकि वो उसकी किस्मत में लिखा था मेरे मरने के बाद, और मैं अपना पूरा टाइम कर कर मरता, तो फिर संतोष के बाद राजा फ्लेंस ही बनता। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि संतोष ने किस्मत को अपने हाथ में ले लिया, 1 साल पहले मुझे मार दिया, ठीक है, बैलेंस बिगड़ गया फेट का। अब वो जो 1 साल मेरा बचा है उसी को कंप्लीट करने मेरा बेटा आएगा, उसी को कंप्लीट करने मेरा बेटा आएगा। तो ये वो लॉजिकल आंसर है कि लास्ट में मैलकम राजा क्यों बनता है जब फ्लेंस को बनना चाहिए था, तो क्योंकि मैलकम अपने बाप का वो बचा समय पूरा करने आएगा जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था कि वो स्कॉटलैंड का राजा रहे, ठीक है। इनमें से अगला किरदार जो है 3 विचेस हैं, प्रोफेटिक एजेंट्स हु प्रिडिक्ट मैकबेथ्स राइज एंड फॉल। ये प्रोफेटिक एजेंट्स हैं, यानी किस्मत के एजेंट्स हैं तीनों, और ये मैकबेथ के उदय और उसके पतन की भविष्यवाणी करती हैं तीनों, ठीक है। चुड़ैले बहुत बड़ा हिस्सा थी विलियम शेक्सपियर के जमाने में, और बड़ा बवाल हुआ है चुड़ैलों के नामों पर, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल चुड़ैलें होती थी, क्योंकि नहीं होती थी, तो जो समझदार औरतें होती थी उन्हीं को मार देते थे चुड़ैले कहकर, ठीक है। और यूजीसी नेट का जब हम बैच पढ़ा रहे थे तो एक बैच में हमने बताया भी था सेलम ट्रायल्स के बारे में, सेलम विच ट्रायल्स के बारे में, कभी गूगल करके पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स क्या क्या हैं, कहानी के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले विचेस प्रोफेसी, द 3 विचेस प्रेडिक्ट मैकबेथ्स राइज टू पावर। तीनों विचेस जो है मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी करती हैं कि वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। नेमिंग हिम एज फ्यूचर थेन ऑफ कॉर्डर, वो उसको कहती हैं कि तुम कॉर्डर के फ्यूचर थेन बनोगे और बाद में किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे। फिर मर्डर ऑफ डंकन, एक इंपॉर्टेंट बात, सुनो सोनल, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कहानी में होती है वो होती है राजा डंकन की हत्या, मर्डर ऑफ डंकन। लेडी मैकबेथ persuades मैकबेथ टू किल किंग डंकन। लेडी मैकबेथ मैकबेथ को मना लेती है राजा डंकन को मरवाने के लिए कि मारो भाई, लीडिंग टू हिज एसेंट टू द थ्रोन, और यहां से वो आगे बढ़ता है राजगद्दी पर बैठने के लिए। एसेंट का मतलब आगे बढ़ना, है ना। एक और घटना जो इंपॉर्टेंट है इस कहानी में वो है बैंकोस मर्डर, बैंको का कत्ल। बैंको का कत्ल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कहानी में, ठीक है। और जब आप इसे पहली बार कहानी को पढ़ते हैं या स्टेज के ऊपर देखते हैं इसे परफॉर्म होता हुआ, तो आपको खुद ऐसा लगता है कि ओके, मैकबेथ अपने थोड़ा ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो पहली भविष्यवाणी
कॉर्डर मिलेगा, पूरी हुई। दूसरी भविष्यवाणी, स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, पूरी हुई। तीसरी भविष्यवाणी कि तुम्हारे बाद बैंकों की संतानें राजा बनेंगी। अब मैकबेथ के दिमाग में क्या चल रहा है? पहली पूरी हुई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी भी पूरी होगी। ये बैंक और बैंकों के बच्चे मुझसे मेरे राज सिंहासन छीनेंगे, जैसे मैंने डंकन से छीना। अब बेचैनी हो रही है, ठीक है, रातों को नींद नहीं आ रही है। अब बैंकों को मारना होगा, बैंकों के बच्चों को मारना होगा। तो ये बैंकों और बैंकों के बेटे फ्लियंस को मारने के लिए प्लान बनाता है। प्लान में ये दो मर्डरर्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि भाई मुझे ये पता चल गया कि राजा डंकन को किसने मारा था, ठीक है, और जिसने राजा डंकन को मारा था ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बड़ी इज्जत है उसकी समाज में। अब मैं अगर उसे सजा दूं तो मैं मेरी दोस्ती पे सवाल खड़े हो जाएंगे कि तुम कैसे दोस्त हो, और अगर मैं सजा ना दूं तो मेरी राजशाही पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि तुम कैसे राजा हो, न्याय नहीं कर रहे। तो दोनों पूछते हैं कि बताओ कौन है, कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जाओ और जाकर उसे मार दो, तो न्याय हो जाएगा और मेरी दोस्ती भी बच जाएगी। वो बताता है कि वो बैंको है। वो दोनों मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं मार रहे बैंको को। बैंको बड़ा सज्जन आदमी था, बड़ी इज्जत थी बैंको की, लोगों को यकीन नहीं, बैंको कैसे मार देगा, बैंको तो अच्छा आदमी है। खैर, राजा मैकबेथ, अब मैकबेथ तो राजा बन गए हैं, तो इसलिए राजा मैकबेथ निकल रहा है मुंह से। अब राजा मैकबेथ जो है वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों हो नामर्द, ठीक है, तुम्हारे बस की नहीं है। वो उनकी ईगो से खेलता है। वो दोनों कहते हैं चलो ठीक है बताओ हम मार देंगे। वो दोनों छिपकर हमला करते हैं बैंको के बेटे फ्लियंस के ऊपर। इस बातचीत में मैकबेथ बार बार ये रिपीट करता है, देखो फ्लियंस को मार देना, देखो देखो फ्लियंस को जरूर मार देना, देखो खतरा तो फ्लियंस ही है भाई, है ना, देखो फ्लियंस को मार देना। लेकिन इस सीन में फ्लियंस भाग जाएगा, बैंक को मर जाएगा। फिर बैंक को भूत बनकर डराएगा। वो एक और घटना है इस प्ले की बड़ी इंपॉर्टेंट। तो बैंको का मर्डर, मैकबेथ फियरिंग बैंकोस डेस्केंडेंट्स, उसको बैंको के संतानों से डर है। डेस्केंडेंट्स का मतलब हायर्स मर्डरर्स टू किल बैंको एंड हिज सन फ्लियंस, वो कातिल हायर करता है बैंको को मारने और उसके बेटे फ्लियंस को मारने के लिए। बैंकोस घोस्ट, बैंको का भूत एक और इंपॉर्टेंट घटना है इस प्ले की। बैंकोस घोस्ट हॉन्ट्स मैकबेथ, बैंको का भूत मैकबेथ को डराता है, सिंबलाइजिंग हिज गिल्ट एंड पैरानोइया। वो सिंबल बन जाता है उसके गिल्ट का और उसके पैरानोइया का, ठीक है, पैरानोइया उसकी सनक, ठीक। अब ये एक शाही दावत का आयोजन करता है मैकबेथ, और वो उन दोनों कातिलों से कहता है कि मैंने शाही दावत दी है शाम को, और बैंको और उसका बेटा वो शाही दावत अटेंड करने आ रहे हैं महल में, बस छिपकर हमला कर दो। उसी शाही दावत में बैंको भूत बनकर आते हैं। अगला की पॉइंट है लेडी मैकबेथ्स डाउनफॉल। रंगमंच की दुनिया पर, ठीक है, थिएटर की दुनिया में जो लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है वो बहुत फेमस है। ये शेक्सपियर का सबसे बेहतरीन किरदार नहीं है, ये लिटरेचर का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ। और थिएटर की दुनिया में लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात माना जाता है। और लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर थिएटर में उसी एक्ट्रेस को दिया जाता है जो बहुत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड होती है। बड़ा मजबूत कैरेक्टर है, बहुत मजबूत कैरेक्टर। तो जब कोई एक्ट्रेस लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर प्ले कर लेती है थिएटर में, तब उसे कहते हैं भाई अब ये कंप्लीट एक्ट्रेस हो गई है, अब इसे एक्टिंग आ गई है भाई। और लेडी मैकबेथ के जैसे कैरेक्टर एलिजाबेथन टाइम में बहुत रेयर होते थे, बहुत रेयर, क्योंकि हमारे नजरिए में औरतें वैसी ही थी कि दब्बू किस्म की महिलाएं जो फैसले नहीं लेती हैं, जो सिर्फ खाना पकाती हैं, कढ़ाई बुनाई करती हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार होती हैं, वही एक छवि थी औरतों की। तो लेडी मैकबेथ जैसे कैरेक्टर बहुत बहुत पावरफुल होते थे। जब हम लेडी मैकबेथ का पतन देखते हैं तो एज ए रीडर और एज एन ऑडियंस हमें झटका लगता है कि अरे इसके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि लेडी मैकबेथ बहुत सारे सीन्स में हमें मैकबेथ से ज्यादा पावरफुल नजर आती है। गिल्ट कंज्यूम्स लेडी मैकबेथ, गिल्ट लेडी मैकबेथ को, ठीक है, जकड़ लेती है, लीडिंग टू हर स्लीप वॉकिंग, उन्हें नींद में चलने की बीमारी होती है, एंड इवेंचुअल डेथ, और आखिरकार उनकी मौत होती है, ठीक है। अब ये लेडी मैकबेथ का जो डाउनफॉल है ये दिखाता है कि आप कितने भी पावरफुल हो, आपने क्राइम किया,
और आप उससे बच निकले, उसकी सजा से। आपको लगेगा कि आप बच निकले, लेकिन कर्मा आएगा जरूर आपके सामने और आपको उस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी, जैसे लेडी मैकबेथ भुगतती है। ठीक है। अब लेडी मैकबेथ की जो मौत है वो ऑफ स्टेज डेथ है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसे ऑफ स्टेज डेथ बोलते हैं लेडी मैकबेथ की मौत को। सीन होगा, राजा मैकबेथ बैठे होंगे, एक मैसेंजर आएगा और आकर बताएगा कि आई हैव अ वेरी बैड न्यूज, ठीक है, और लेडी मैकबेथ हैज किल्ड हरसेल्फ। बस इतनी लाइन बोली जाएगी कि लेडी मैकबेथ ने अपने आप को मार लिया है। कैसे मारा नहीं पता, तो लेडी मैकबेथ के मरने का सीन आपके सामने नहीं होता, तो इसे ऑफ स्टेज सीन बोलते हैं या ऑफ स्टेज डेथ बोलते हैं, जो स्टेज के पीछे कहीं हुई है, आपको बस आकर बताया गया है। मैकडफ्स रिवेंज, जी हाँ, इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैकडफ का बदला भी है, मैकडफ का रिवेंज भी है। मैकडफ किल्स मैकबेथ, मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मारता है, रिवीलिंग ही वॉज नॉट बॉर्न ऑफ वुमेन, वो रिवील करता है कि वो महिला से पैदा नहीं हुआ है, वो औरत से पैदा नहीं हुआ है, बट डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन, बल्कि उसे सिजेरियन सेक्शन के द्वारा डिलीवर कराया गया। अब ये क्या बला है? ये बला ऐसी है कि जब भविष्यवाणी होती है, तो जब दोनों भविष्यवाणी पूरी हो जाती हैं, तीसरी के लिए डर है मैकबेथ को। मैकबेथ दोबारा चुड़ैलों के पास जाता है कि भाई बताओ मेरा भविष्य क्या है। तो चुड़ैलें जो है वो भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ, आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मार सकता जो औरत से पैदा हुआ हो। अब मैकबेथ को लगता है कि यार सारे ही तो आदमी औरत से पैदा होते हैं, तो यानी मैं अमर हूं, और तुम्हें तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक डंसिनन कासल तक चलकर बिरनम का जंगल नहीं आ जाता। एक बिरनम वुड दिखाया गया है, बिरनम का जंगल, जब तक वो चलकर डंसिनन कासल तक नहीं आ जाएगा तब तक तुम सेफ हो। और वो सोचता कि यार जंगल तो चल नहीं सकते, तो जंगल तो आ ही नहीं सकता चल के, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। ये वो उस गलत फहमी में पहुंचता है। खैर, जंगल भी चलकर आएगा, क्योंकि जो सैनिक होंगे वो उन जंगलों से घास फूस काटेंगे, अपने शरीर पर चिपका लेंगे और चुपचाप ऊपर चढ़ जाएंगे। तो जंगल आ गया, चढ़ गए। और मैकडफ जो है वो ये ऐलान करेगा आगे कि मैं औरत से पैदा नहीं हुआ। तो उस जमाने में अगर नॉर्मल डिलीवरी होती थी तो ये माना जाता था कि माँ ने पैदा किया है। अगर सिजेरियन सेक्शन से बच्चा हो रहा है, काट के निकाला जा रहा है, तो उसका मतलब माँ ने पैदा नहीं किया, उसको निकाला गया है। ठीक है, तो उसका ये मतलब था। तो ये कहता है कि आई एम नॉट बॉर्न ऑफ वुमेन, और वो मैकबेथ की गर्दन उड़ा देता है। एंड ऑफ टायरनी, निरंकुशता का अंत। तो मैकबेथ तो बड़ा निरंकुश साबित हुआ। मैल्कम डंकन सन, मैल्कम राजा डंकन का बेटा, असेंड्स द थ्रोन, वो राजगद्दी पर बैठता है। रिस्टोरिंग ऑर्डर टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड पर कानून का राज दोबारा से स्थापित करता है। ये थी कहानी। कुछ मेजर कोटेशंस हैं, ठीक है, याद रखिएगा भाई इन कोटेशंस को बहुत ध्यान से। एक शब्द भी अगर याद रह जाए तो बस एग्जाम में काम हो जाएगा ऑप्शन से, कि एकदम याद आएगा, अच्छा ये तो वहां पढ़कर आए थे। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर हाईलाइट्स द थीम ऑफ डिसेप्शन एंड रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस। ठीक है, तो फेयर इज फाउल, जो सही है वो गलत है, ठीक है, और जो गलत है वो सही है। अब ये जो कोटेशन है मैकबेथ की, ये हाईलाइट कर एक थीम को, कि देखो एक तरफ धोखा और वास्तविकता है और दूसरी तरफ दिखावा है। ठीक है, एक और कोटेशन है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। जब मैकबेथ को वो डैगर दिखता है तो मैकबेथ कहता है क्या ये खंजर है जो मुझे दिख रहा है? सिंबलाइजेस मैकबेथ्स वेवरिंग रिजॉल्व एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ हिज विल एंड पाथ। ये चीज सिंबलाइज करती है कि मैकबेथ का जो रिजॉल्व है, दृढ़ निश्चय कि मुझे मारना है, वो डगमगा रहा है, और वो जो उसका हिंसक रास्ता है जिस पर वो चलने वाला है वो इनएविटेबल है, वो उसे टाल नहीं सकता। राजा डंकन को मारेगा, उसके बाद बैंकों को मारेगा, ठीक है, उसके बाद कई लोगों को मारेगा, लेडी मैकबेथ को, उनके बच्चों को,
ठीक है, तो फिर वो तो मारते ही चला जाएगा पूरे प्ले में। एक कोटेशन है आउट डैम्ड स्पॉट, ठीक है, समझ गए होंगे किसने बोली है, लेडी मैकबथ्स गिल्ट मैनिफेस्टिंग थ्रू हेलुसिनेशंस एंड ब्लड स्टेन्स। अब लेडी मैकबथ को दौरे पड़ रहे हैं स्लीप वॉकिंग के, वो भैया चल रही है रातों को, अब हाथों पे खून दिखता है, ऐसे ऐसे करती हैं, ठीक है, और फिर एकदम चिल्लाती हैं आउट निकल डैम्ड स्पॉट, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। तो ये उनके गिल्ट को, उनके हेलुसिनेशन, उसके भ्रम को दिखा रहा है, ठीक है नहीं उनके हाथों में खून के निशान, लेकिन वो भ्रम है, ठीक है, कि उनके हाथों में खून के निशान है। और ये तो मैकबेथ की वो लास्ट स्पीच है, जब वो मर रहा होता है तब बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ठीक है। तो यहां पर मैकबेथ एक निहिलिस्टिक व्यू देता है एज ही कंटेम्पलेट्स लाइफ्स फिटिलिटी, वो यहाँ पर जीवन की निष्फलता के बारे में बताता है लेडी मैकबेथ की डेथ के बाद, टुमारो टुमारो एंड टुमारो, कि कल होगा, फिर उसके बाद कल आएगा, ठीक है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप अपनी जिंदगी का एक एक पल नहीं जी लेते, मौत तो सबकी आनी है, ठीक है, ये इसका सार है इस वाले इसका। तो टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो याद रखिएगा, मैकबेथ की एक कोटेशन है। अच्छा, इसी में एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन जुड़ा है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं हिंदी में, अंधविश्वास जुड़ा है। मैकबेथ को स्कॉटिश प्ले कहते थे, द स्कॉटिश प्ले। Macbeth is referred to as the Scottish play in theatrical circles due to the belief that speaking its name aloud brings bad luck. तो थिएट्रिकल सर्कल्स में मैकबेथ को द स्कॉटिश प्ले के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि ये बिलीव था कि अगर इसका नाम जोर से लिया जाएगा, मैकबेथ कहा जाएगा, तो आपकी जिंदगी में बैड लक आएगा। तो एक दो इत्तफाकन कुछ चीजें हो गई थी, ठीक है, जैसे कि जब आपने मैकबेथ बोला तो कोई कुर्सी से गिर गया, जब आपने मैकबेथ बोला कोई स्टेज से गिर गया, जब आपने मैकबेथ बोला ऊपर से क्रेन गिर गई जो स्टेज के ऊपर लगी होती है, ठीक है, पर्दे गिर गए, इस तरह से 2 4 5 बार इत्तफाकन चीजें हुई, तो लोगों के मन में डर हो गया कि क्योंकि बहुत ही डार्क प्ले है मैकबेथ, तो इसका नाम लेने से बैड लक आता है। ऑब्वियसली अंधविश्वास था, हम कितनी देर से मैकबेथ मैकबेथ बोले जा रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से थिएटर में काम करने वाले एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वो सारे लोग इसे स्कॉटिश प्ले बोलते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस। हु इज हेल्ड एज थेन ऑफ कॉर्डर? थेन ऑफ कॉर्डर किसे कहा गया? मैकबेथ को कहा गया। हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी? राजा डंकन का शव किसे मिलता है? मैकडफ को मिलता है, ठीक है। जब राजा डंकन को मार दिया जाता है, अगली सुबह होती है, सबसे पहले दरवाजा मैकडफ खोलता है और वही देखता है कि राजा डंकन को मार दिया गया, वही शोर मचाता है कि राजा को मार दिया गया, राजा को मार दिया गया। हु इज नॉट ऑफ वुमन बॉर्न? कौन औरत से पैदा नहीं है? मैकडफ नहीं है, वो सी सेक्शन से पैदा हुए थे, सिजेरियन से जिसे बोलते हैं। व्हाट डू द विचेस प्रेडिक्ट फॉर बैंको? बैंको के बारे में जो चुड़ैलें हैं वो क्या भविष्यवाणी करती हैं? हिज descendants will become kings but he will not, कि उसकी संतानें राजा बनेंगी अगली 7 पीढ़ियों तक, बट वो खुद नहीं बनेगा। वेयर आर द स्कॉटिश किंग्स क्राउंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में आ चुका है, यूपीटीजीटी में आ चुका है। स्कॉटिश राजाओं को राज्याभिषेक कहा गया जाता था, उनको ताज कहां पहनाया जाता था? स्कोन नाम की जगह पर। आज भी जो स्कॉटिश सांसद वगैरह होते हैं, उनकी जो वो होती है शपथ, वो अभी भी स्कोन में होती है, आज भी 2024 में भी। तो स्कोन एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, वहां पर राजाओं को उनका राज्याभिषेक किया जाता है। हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ की हत्या कौन करता है? मैकडफ करता है मैकबेथ की हत्या। व्हाट इज लेडी मैकबेथ फेमस स्पीच अबाउट गिल्ट? गिल्ट के बारे में लेडी मैकबेथ की फेमस स्पीच कौन सी है? आउट डैम्ड स्पॉट। विच कैरेक्टर इज हॉन्टेड बाय विजन्स ऑफ ब्लड? वो कौन सा किरदार है जो खून के, वेरी ट्रॉमेटाइजिंग सोनल, वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। और हम आपको बता दें, अगर अच्छे एक्टर्स हो, कहां बजाएंगे आप मैकबेथ को देखकर स्टेज के ऊपर? तो हमने लाइव तो नहीं देखा, हमने रिकॉर्डिंग देखी थी हैमलेट की, और उसमें हैमलेट का कैरेक्टर जो प्ले किया था वो उस एक्टर ने प्ले किया हुआ है जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर जो प्ले करते हैं मार्वल मूवीज में। भाई मैं रोने लगा था वो स्पीच देखकर उनकी,
जिसमें वो टू बी और नॉट टू बी वाली स्पीच बोलता है, वो कंफ्यूजन, ठीक है, जो उनके चेहरे पर था। जो एक्टर अच्छा हो ना अगर स्टेज के ऊपर, तो भाई कमाल का इम्पैक्ट पड़ता है प्लेस का, कमाल का। तो ब्लड के विजन से कौन डरता है? लेडी मैकबेथ डरती है। व्हाट apparition wants मैकबेथ टू beware ऑफ मैकडफ। तो हमने आपको बताया था ना कि भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मैकबेथ जो है वो वापस जाता है चुड़ैलों के पास। जब वो चुड़ैलों के पास वापस जाता है तो चुड़ैले मैकबेथ से पूछती हैं कि बताओ भविष्यवाणी हम करें, हमारे गुरु करें। तो वो कहता है कि ठीक है, अपने गुरुओं से कराओ। तो उसमें कई लोग भविष्यवाणी करते हैं, आते हैं, ठीक है, जैसे एक बच्चा आता है, सर कटा हुआ आता है, धड़ आता है, इस तरह से। तो मैकबेथ को जो चेतावनी देता है कि मैकडफ से सावधान रहना, ठीक है, वो कौन देता है? एक आर्म्ड हेड देता है, सर कटा हुआ होता है, आर्म्ड होता है वो, ठीक है, वो उसको चेतावनी देता है आकर कि मैकडफ से सावधान रहना। व्हाट सिंबलाइजेस गिल्ट एंड मर्डर थ्रू आउट द प्ले? पूरे प्ले में, ठीक है, गिल्ट और मर्डर को सिंबलाइज कौन करता है? ब्लड, खून। खून सिंबलाइज करता है मर्डर को और गिल्ट को। व्हाट डू द मूविंग ट्री सिग्निफाई? अभी हमने आपको बताया था कि एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब तक बिरनम का जंगल डनसेनन कासल तक चलकर नहीं आ जाता, तब तक मैकबेथ तुम्हें कोई मार नहीं सकता। लेकिन पेड़ चलते हैं। ये चलते हुए पेड़ किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं? ये सिग्निफिकेशन था, जैसे कि हमने आपको बताया, कि जो अंग्रेजी सेना थी, क्योंकि मैल्कम इंग्लैंड चला गया था डंकन के मरने के बाद, तो वहां इंग्लैंड जाकर उसने एक सेना इकट्ठी करी। तो वो इंग्लैंड से जब वापस आया इंग्लिश आर्मी के साथ, तो उनके सोल्जर्स ने घास फूस काटी, अपने शरीर पर चिपकाई ताकि वो दिखाई न दे, झाड़ियों के बीच में से चलते हुए, और वो चलने लगे आगे। द इंग्लिश आर्मी डिस्गाइजेस इटसेल्फ विद ब्रांचेस। अंग्रेजी सेना ने अपना भेष बदला उन टहनियों से बिरनम के जंगल की, फुलफिलिंग द प्रोफेसी। और ऐसे वो प्रोफेसी पूरी हुई कि जब तक बिरनम का जंगल चल कर नहीं आता, मैकबेथ तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ठीक है, तो ये था मैकबेथ। ठीक, अब अगले प्ले की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्वेल्थ नाइट, 12वीं रात। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है ट्वेल्थ नाइट भी। तो ट्वेल्थ नाइट यानी कि 12वीं रात, पहले तो इस 12वीं रात का कॉन्सेप्ट समझेंगे आप लोग। पुराने जमाने में क्रिसमस से 12वीं रात, क्रिसमस से गिनेंगे, ठीक है, तो उसके जो 12वीं रात बैठती थी, उसमें एक त्योहार मनाया जाता था, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। उसमें जो थे वो लड़के जो हैं वो लड़कियों के कपड़े पहनते थे, और लड़कियां जो हैं वो लड़कों के कपड़े पहना करती थी। एक जगह हमने ये भी पढ़ा था कि कई जगहों पर ये ऐसे भी सेलिब्रेट होता था कि लड़कियां जो है वो लड़कों के काम करती थी, जैसे खेत में जाना, लकड़ियां काटना, और लड़के लड़कियों के काम करते थे, जैसे कि घर में खाना पकाना। ठीक है, इस तरह से भी इसे सेलिब्रेट किया जाता था। अभी सेलिब्रेट किया जाता है ये थोड़ा मुश्किल है, मतलब अभी नहीं किया जाता क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, ठीक है ना, सुना। तो शेक्सपियर के जमाने में किया जाता था, इसे ट्वेल्थ नाइट बोलते थे। अब उस 12वीं रात का, इस त्योहार का कोई जिक्र इस प्ले में नहीं है। विलियम शेक्सपियर ने सिर्फ वहां से इंस्पायर होकर, ठीक है, इस प्ले का नाम लिखा है, क्योंकि यहां पर जो मेन कैरेक्टर है हमारी वायोला नाम है उस लड़की का, वो लड़के का कैरेक्टर, लड़के का भेष बदलेगी और पूरे प्ले में लड़का बनकर रहेगी। ठीक है, तो आइडिया उनका वहां से आया था, इस वजह से इसका नाम ट्वेल्थ नाइट रखा गया। क्लियर हो गई बात? चलिए शुरू करते हैं, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला कैरेक्टर इसमें वायोला का है, शिप रैग्ड इन इलीरिया। भैया कहानी कुछ ऐसी है कि वायोला और इसका भाई है सेबेस्टियन, वो निकले हैं भैया अपने घर से, जहाज में सवार हैं, जहाज डूब जाता है, दोनों भाई बहन समुद्र में गिर जाते हैं। बहन एक तरफ, भाई एक तरफ बहता है। ठीक है, दोनों को लगता है एक मर गए दोनों। ठीक है, बहन को लग रहा है भाई मर गया, भाई को लगता है बहन मर गई। ठीक है, दोनों को नहीं पता कि कब मुलाकात हुई, क्या होगा, दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। दोनों जुड़वा हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। ठीक है, शेक्सपियर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिकल, एक जैसे दिखते हैं हूबहू। तो इसी वजह से जब वायला लड़का बनेगी,
ठीक है, जैसे आज मॉडर्न टाइम में किसी लड़के को लड़का बनना हो तो मेरा वाला वो करेगी ना, थोड़ा सा ऐसे क्लीन शेव कर लेगी, हुडी पहनेगी, ये पहनेगी, बन गई लड़का। ऐसी लड़का बनती है वो, ठीक है। तो वो बिल्कुल अपने भाई जैसी लगती है, सेबेस्टियन के जैसी, क्योंकि शक्ल सेम है। वायोला शिपरेक्ड इन इलीरिया, जब ये इसका जहाज डूबता है तो ये इलीरिया आती है बहकर। इलीरिया एक शहर का नाम है। डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ मैन, मर्द का एक भेष धारण करती है और नाम रखती है सिजेरियो। फॉल्स इन लव विद ड्यूक ऑर्सिनो, और इसे प्यार हो जाता है ड्यूक ऑर्सिनो नाम के एक शख्स से जो इलीरिया के ड्यूक हैं। तो जब ये इलीरिया आती है तो इसकी मदद एक कैप्टन करता है, जहाज का कैप्टन। वो ही उसे कहता है कि देखो तुम लड़की बनकर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम लड़का बनो, हम कपड़े दे रहे हैं। और हमारा जो ड्यूक है इलीरिया का, वो बड़ा अच्छा आदमी है, तुम उसके पास नौकरी मांगने जाओगी तो वो तुम्हें नौकरी दे देगा। तो ये ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ एक पेज की नौकरी करना शुरू करती है, पेज यानी कि नौकर। अगला कैरेक्टर यही आदमी है, ड्यूक ऑर्सिनो, द लव स्ट्रक ड्यूक ऑफ इलीरिया, प्यार में पड़ा हुआ ड्यूक इलीरिया का। इन लव विद ओलिविया, ये ओलिविया नाम की एक लड़की से प्यार करता है, बट अल्टीमेटली फॉल्स फॉर वायोला, लेकिन अल्टीमेटली से वायोला से प्यार हो जाता है, ठीक है, यानी कि अपने ही नौकर सिजेरियो से। तो ड्यूक ऑर्सिनो कैरेक्टर है, इसकी सेक्सुअलिटी में एम्बिग्यूटी नजर आती है, ठीक है। तो अब देखो, इसके पास एक लड़का नौकरी मांगने आया, ठीक है, ये लड़का है वो, कोई बात नहीं, इसे तो लड़का ही पता है, लेकिन ये उस लड़के के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। लड़का है खुद भी और लड़के के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, हम जो है ऑडियंस, हमें तो पता है कि ये तो वायोला है, लड़की है अंदर, तो हमें थोड़ा अजीब नहीं लगता, लेकिन इसके पर्सपेक्टिव से देखिए तो ये लड़के से ही तो प्यार करने लग रहा है ना। तो विलियम शेक्सपियर इस तरह से होमोसेक्सुअलिटी या बाइसेक्सुअलिटी दिखाया करते थे जब वो अपनी हीरोइन को लड़का बना देते थे। तो अभी से समझ नहीं आ रहा कि यार, ये खुद से बातें करता है, यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ये अट्रैक्ट हो रहा हूँ इसके प्रति, लड़के के प्रति। जब लास्ट में से पता लगता है कि जिस नौकर के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था वो लड़की है, तो वो उससे शादी करता है वायोला से। अगला कैरेक्टर ओलिविया है, वेल दी काउंटेस, ये काउंटेस है। तो कुलीन वर्ग यानी कि जो एलीट क्लास थी या जो एरिस्टोक्रेसी है, उसमें कुछ पोस्ट होती हैं। तो सबसे बड़ी एरिस्टोक्रेटिक पोस्ट तो राजा हो गई, उसके बाद राजकुमार हो गए, उसके बाद ड्यूक्स होते थे, ठीक है, और बैरन्स होते थे, अर्ल्स होते थे, ठीक है, आइल्स होते थे, और लॉर्ड होते हैं, काउंट होते हैं। तो काउंट की बीवी या बेटी को काउंटेस बोलते हैं, ड्यूक की बीवी को भाई डचेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये काउंटेस है, तो यानी इनके पापा जो है वो काउंट रहे हैं। अमीर काउंटेस है, मॉर्निंग हर ब्रदर अपने भाई की मौत पर विलाप कर रही है। तो स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ओलिविया का भाई मर गया है और ओलिविया ने ये तय किया है कि मैं अपने भाई के मरने पर मैं 7 सालों तक जो है विलाप करूंगी, 7 सालों तक दुख मनाऊंगी, 7 सालों तक मातम करूंगी, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। अब इसे शादी करनी थी ड्यूक ऑर्सिनो को। अब ड्यूक ऑर्सिनो से समझाने की कोशिश करते कि भैया शादी कर ले, इतना लंबा दुख मत मना, लेकिन नहीं नहीं, मैं तो 7 साल तक शादी नहीं करूंगी किसी से। लेकिन ओलिविया अपने वादे की कच्ची है, इनिशियली रिजेक्ट्स ऑर्सिनोस एडवांसेस, ऑर्सिनो के एडवांसेस को रिजेक्ट करती है, मैं नहीं कर रही शादी, बट फॉल्स फॉर सिजेरियो, लेकिन इसे भी सिजेरियो से प्यार हो जाता है, यानी वायोला से। मना करी, मैं नहीं कर रही शादी। अब ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ काम करती है वायोला, सिजेरियो बनी हुई है, लड़का बनी हुई है। अब ड्यूक ऑर्सिनो कहते हैं सिजेरियो से कि यार भाई, तू ओलिविया के पास जा और जाकर उसे समझा कि मुझसे शादी कर ले, ठीक, ऐसे ऐसे बात होगी, उसका भाई मर गया, वो कह रही है कि मैं 7 साल तक मातम करूंगी। तो ओलिविया अपने मन में सोच रही है, बना हुआ वो लड़का है सिजेरियो, लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि यार देखो, उसने भी अपना भाई खोया है, मैंने भी अपना भाई खोया है, शायद मैं उसका दर्द समझ पाऊंगी और शायद मैं रिश्ता करा दूं ड्यूक ऑर्सिनो का। तो वो जाती है, लड़का बनकर सिजेरियो है वो, तो वो जाती है, जाकर कहती है ऐसे ऐसे बात है, मैं रिश्ता लेकर आई हूं अपने मालिक की तरफ से। और ओलिविया जो है वो ऐसे सुनती है इसका मैसेज, क्या कह रहा है नहीं पता, बस ऐसे देखे जा रही है।
ठीक, इसे प्यार हो जाता है सिजेरियो से। अब ये इसे अंगूठी भिजवाती है कि मुझसे शादी कर लो। अब भाई वायोला परेशान। ठीक, अब वो अपने मालिक को नहीं बता सकती, ड्यूक ऑर्सिनो को, कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं लड़की हूं, और वो ओलिविया को नहीं बता सकती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूं। ये फंस गई ट्रायंगल में। अगला कैरेक्टर सेबेस्टियन है, वायलास ट्विन ब्रदर। ये वायला का जुड़वा भाई है। बिलीव टू बी डेड, सबको लगता है कि मर गया है ये। हिज अराइवल कॉजेस कंफ्यूजन, लेकिन ये इल्लीरिया आता है, इसके आने से कंफ्यूजन मचता है क्योंकि हर आदमी इसे सिजेरियो समझता है। इसकी बहन जो है वायोला, वो सिजेरियो बनी हुई है, दोनों आइडेंटिकल ट्विन है, एक से लगते हैं देखने में, तो लोग इसे सिजेरियो समझते हैं, वहां से कंफ्यूजन पैदा होता है और केओस मचता है, अराजकता मचती है। अगला कैरेक्टर मालवोलियो है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है ये भी कहानी का। ये ओलिविया का स्टीवर्ड, मुंशी है। स्टीवर्ड कहते थे जो कुलीन वर्ग है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास है। तो जैसे कि जब ही हमने आपको बताया, ड्यूक्स हैं, अर्ल्स हैं, लॉर्ड्स हैं, काउंट्स हैं, तो इनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, बहुत सारे, कि 4-5 रसोइयां हैं, 4-5 माली हैं, ठीक है, बहुत सारे नौकर होते हैं। तो उन नौकरों को मैनेज करना होता है, तो जो नौकरों को मैनेज करता है उसे स्टीवर्ड बोलते थे, एक तरह से हेड सर्वेंट। तो यही है मालवोलियो ओलिविया का। ये प्यूरिटैनिकल है और एम्बिशियस है। अब प्यूरिटैनिकल का मतलब क्या है? हाँ जी, आप सभी लोग, गुड इवनिंग आराध्या, आप सब लोग, मैं ये मानकर चल रहा हूं क्योंकि आप क्रैश कोर्स में आए हैं कि आप सभी लोगों को काफी हद तक नॉलेज है, ठीक है, सारी चीजों की, और आपने मिल्टन पढ़ा हुआ है। मिल्टन प्यूरिटन है, ठीक है। प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की एक ब्रांच है जो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, ज्यादा ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, ज्यादा पारंपरिक होते हैं, और वो बहुत हंसते वसते नहीं है, ज्यादा मजाक वजाक नहीं करते हैं, भोग विलासिता में नहीं पड़ते हैं, उन्हें हंसी मजाक पसंद नहीं है। मालवोलियो भी वैसा ही है, ठीक है, वो भी प्यूरिटैनिकल है। इसको हंसी मजाक, ठीक है, इसको शराब पीना, मौज मस्ती करना, गाने बजाना पसंद नहीं है। एम्बिशियस है, ये महत्वाकांक्षी इंसान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एम्बिशियस है लड़का। बिकम्स द टारगेट ऑफ अ क्रूअल प्रैंक बाय अदर कैरेक्टर्स, ये एक टारगेट बनता है, बहुत ही क्रूअल प्रैंक किया जाता है दूसरे किरदारों के द्वारा इसके साथ। क्या होता है, आसान भाषा में समझा देते हैं जल्दी से। देखो, ये एम्बिशियस है। अब ये लोअर क्लास में पैदा हुआ है, तो ब्रिटेन में दो ही क्लास थी, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास हो गई, अमीर लोग, एक लोअर क्लास है, बीच में कोई नहीं है। बीच की जो क्लास आएगी वो आती है विक्टोरियन एरा में आके। जब विक्टोरियन एरा में ये लोग बाहर निकलते हैं तो एक मर्चेंट वर्ग बनता है इंग्लैंड के अंदर, जो जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज जहाज लेके भारत आ गया, यहां से काली मिर्च लेके वहां बेच रहा है, यहां से कॉफी लेके वहां बेच रहा है, चाय लेके वहां बेच रहा है, तो वहां से अब पैसा आया, तो वो एरा में जाकर एक बीच में गैप भरेगा। अदरवाइज विक्टोरियन एरा से पहले या तो अमीर लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, बीच में कोई नहीं है। और ये जो नीचे वाले लोग हैं, इनका सपना है यहां आने का। अब यहां तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ड्यूक का बेटा ड्यूक बन रहा है, अर्ल का बेटा अर्ल बनना है, ठीक है, काउंट का बेटा काउंट बनना है, ठीक। अब एक ही तरीका था उस क्लास में एंट्री करने का, ठीक है, अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने का, और वो तरीका था शादी। मान लीजिए कि मैं एक लोअर क्लास में पैदा हो गया और मुझे काउंट बनना है, तो मैं किसी काउंटेस से शादी कर लूं। मुझे ड्यूक बनना है, मैं किसी डचेस से शादी कर लूं। मुझे लॉर्ड बनना है, मैं किसी लेडी से शादी कर लूं। यही एक तरीका था मालवोलियो को अपने स्टेटस सुधारना था, और वो चाहता था अपनी मालकिन से शादी करना, यानी कि ओलिविया से शादी करना। 3 कैरेक्टर है इसमें, टॉबी, एंड्रयू, ठीक है, और मारिया। ये तीनों उसका पागल बनाते हैं, एक फर्जी लेटर भेजते हैं इसके कमरे में और इसे बिलीव कराते हैं कि मालकिन तुमसे प्यार करती है, और अगर तुम भी प्यार करते हो, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि ये ओलिविया ने लिखा है पत्र, तो ओलिविया कह रही है इससे तथाकथित रूप से कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो पीले सॉक्स पहनकर, क्रॉस गाटर पहनकर मेरे पास आ जाओ और बस मुझे देखकर मुस्कुराते रहो।
मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, देखिए अगर किसी की स्क्रीन ब्लर हो रही है तो ये हो रहा है आपके और उसकी वजह से। किसकी वजह से? नेट की वजह से। ठीक है ना? तो कोशिश करिए कि वाईफाई वाईफाई भी अगर है आपके पास तो आप अपने स्क्रीन पर जहां पे भी आपकी क्लास चल रही है जैसे यहां पर क्लिक करें, सेटिंग का गोल गोल निशान बना हुआ है। ठीक है, और इसमें पिक्सल को बढ़ा लें, 720 एचडी कर लें तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो 720 एचडी पे कर लेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब नेट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है तो हो जाती है। कहां थे हम? क्या बढ़ा रहे थे हम? आपको क्या बता रहे थे? हाँ, तो ये तीनों उसका पागल बनाते हैं। वो लेटर जो है वो पहुंचता है वहां पे। अब उस लेटर के पहुंचने के बाद वो खुशी मारे पागल हो जाता है। वो अपना भैया पीले से सॉक्स पहनता है, क्रॉस गार्टर्स पहनता है, एक रिबन होता है काला और उसको ऐसे चारों तरफ अपने पैर पे लपेट लेता है। जाता है ओलिवर के पास, जाके बस मुस्कुराने लगता है। ओलिवर को समझ नहीं आता। ओलिवर कहते तू पागल पागल हो गया क्या? वो कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराया जाता है। ओलिवर कहते बंद कर दो इसे काल कोठरी में। तो ये पागल बनाया जाता है इसका। अगला कैरेक्टर सर टॉबी बेल्च का है। ये ओलिविया के अंकल हैं। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछा गया आप लोगों से कि इनका सरनेम क्या है। बेल्च इनका सरनेम है, इनका लास्ट नेम है। ठीक है, ओलिविया के चाचा ही हैं। हैवी ड्रिंकर है, हमेशा शराब के नशे में रहता है आदमी। हु लव्स टू क्रिएट मिस्चीफ, और इसे शैतानी करना पसंद है। सर एंड्रयू ऑगिचीक है। ये ओलिविया से शादी करना चाहते हैं, फूलिश स्वीटर ऑफ ओलिविया। और ये सर टॉबी बेल्च यानी कि ओलिविया के चाचा के दोस्त हैं, तो एज का अंदाजा लगा लो कि ओलिविया से बड़े हैं। इन्फ्लुएंस बाय सर टॉबी टू परस्यू हर, सर टॉबी से इन्फ्लुएंस हैं और ये इससे प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पागल है ये सर एंड्रयू ऑगिचीक, बिल्कुल पागल है। ये वो वाला अंकल है सर एंड्रयू ऑगिचीक जिसे अंकल होते हैं ना, इसे लगता है कि ये बहुत समझदार है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, ये डांस बहुत अच्छा करता है, ये भाषा पर इसकी बहुत अच्छी पकड़ है, ये बोलता बहुत अच्छा है। वो होते ना 40-45 साल के अंकल जो पार्टीज में औरतों के बीच में रहते हैं, जेब में कंघा रखते हैं, बार बार निकाल के ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, और जाते हैं किसी भी लड़की की कमर पे हाथ रखते हैं, और बेटा कैसी हो। ये बिल्कुल वैसा वाला अंकल है सर एंड्रयू ऑगिचीक। अगला कैरेक्टर फेस्टे। अगर मैं बोलूं कि फेस्टे इस प्ले का सबसे यादगार कैरेक्टर है तो मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये हाइपरबल नहीं है, ये वाकई सबसे यादगार कैरेक्टर है इस प्ले का। शेक्सपियर ने बहुत दिल से लिखा है, बहुत दिल से। क्लेवर एंड विटी क्लाउन, ये एक बहुत ही चतुर चालाक हाजिर जवाब क्लाउन है। क्लाउन, फूल, जेस्टर, जोकर, ये 4 वर्ड आते हैं लिटरेचर में। पुराने जमाने में टीवी नहीं था, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो अमीर लोग अपने दरबार में, सिर्फ राजा नहीं, ड्यूक्स भी, काउंट्स भी, लॉर्ड्स भी अपने घर में, अपने दरबारों में एक शख्स रखते थे जिन्हें हम फूल, क्लाउन, जेस्टर या जोकर कहते थे। ये गाने गाते थे, अपने मालिक के लिए जोक सुनाते थे। ठीक है, तो ये इनके पर्सनल एंटरटेनर होते थे। तो फेस्टे ओलिविया के घर का फूल और क्लाउन है। ठीक है, जैसे कि अकबर के दरबार में बीरबल था, बिल्कुल वैसा। प्रोवाइड्स इंसाइटफुल कमेंट्री थ्रू आउट द प्ले, और ये पूरे प्ले में इंसाइटफुल कमेंट्री प्रोवाइड करता है। जो फूल होते हैं तो कॉनोटेशन से लगता है कि पागल होते होंगे, नहीं ये बहुत समझदार होते हैं। बीरबल देखो कितना समझदार था, है ना? तो ये हाजिर जवाब होते हैं, क्लेवर होते हैं, चतुर होते हैं। अगला कैरेक्टर है मारिया, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। ठीक है, मारिया ओलिविया की मेड है ये। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेट्स द प्लॉट अगेंस्ट मालवोलियो, मालवोलियो के खिलाफ जो भी हमने पूरा वो प्लॉट बताया कि एक लेटर लिखते हैं, उसको ये बिलीव करा देते हैं कि उसकी मालकिन उससे प्यार करती है, वो सारा प्लान मारिया का होता है। मारिया बर्बाद करती है मालवोलियो को। और इसमें विडंबना देखो क्या है, विडंबना यह है कि मारिया खुद
ये महत्वाकांक्षा पाले हुए है कि मैं भी शादी करके अपर क्लास में जाऊंगी। मालगोलियो तो कामयाब नहीं हो पाता ओलिविया से शादी करने के लिए, लेकिन मारिया कामयाब हो जाएगी। मारिया शादी करेगी सर टॉबी बेल्ट से, ओलिविया के चाचा से। अब उनके नाम के आगे सर लगा है, वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के हैं। मारिया जब शादी कर लेगी तो लेडी हो जाएगी, लेडी मारिया। ठीक है, तो ये बहुत चालाक कैरेक्टर दिखाया है। ठीक है, ये पूरी कोमोलिका दिखाई है। ठीक है, और ये कामयाब होती है अपने सारे षड्यंत्रों में। अबाउट से हम कल पढ़ेंगे, अबाउट 12th नाइट से। ठीक है, यहां से वेलकम। हाँ आराध्या, इसका जवाब दे देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्रैश कोर्स में ग्रामर, देखो ग्रामर को कैसे क्रैश कराएं, हमें नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो ग्रामर को क्रैश नहीं करा सकते। ग्रामर टॉपिक है अपने आप में, तो लिटरेचर नहीं है कि आप उसे समराइज कर देंगे। ग्रामर का कोई रूल है, आप उसे समराइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाना है तो आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, आप उसे समराइज करके नहीं पढ़ा सकते। तो ग्रामर के लिए तो भैया वही है कि आप ग्रामर का पर्टिकुलर बैच पढ़ो। ठीक है, प्रॉपर ग्रामर पढ़ो एग्जाम से पहले, और ग्रामर लेके डूबते बच्चे को। ठीक है, तो यहां इस क्रैश कोर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरेचर ही होगा। ठीक है, ग्रामर का अगर कोई टॉपिक हमें ऐसा लगेगा कि शायद मैं इसको क्रैश कोर्स में पढ़ा सकता हूं, तो मैं वो एक आध टॉपिक तो शायद ले लूं। अदरवाइज ग्रामर की उम्मीद मत रखिए क्रैश कोर्स में, रखनी भी नहीं चाहिए किसी भी समझदार स्टूडेंट को, नॉट पॉसिबल। ओके विशाखा, आई होप कि आपको अच्छा लगा। अब कुछ लोग कह रहे नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दो। नॉन फाइनाइट वर्ब आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कितना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, जो हमसे ग्रामर पढ़े हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो वो तो क्रैश कोर्स में पढ़ाया ही नहीं जा सकता, उसमें तो हमें अपनी एक्चुअल क्लास में कितना टाइम लगता है पढ़ाने में। ठीक है, थैंक यू आरुष। हाँ कृष्णा, लिटरेरी टर्म्स होंगे यहाँ, लिटरेरी टर्म्स तो मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है, और बल्कि मैंने नोट्स भी बनाने लिटरेरी टर्म्स के। ठीक है, कि मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या पढ़ाना है लिटरेरी टर्म्स में और क्या एग्जाम में आ सकता है, तो लिटरेरी टर्म्स होंगे यहाँ पर। खाली प्रैक्टिस करा देना, देखो वादा नहीं करना लेकिन देखेंगे, खाली प्रैक्टिस। हाँ हिस्ट्री भी होगी सोनी, फिगर ऑफ स्पीच होगा, हिस्ट्री होगी, लिटरेरी टर्म्स होंगे। ठीक है, चारों राइटर्स होंगे। ठीक है, ये टॉपिक तो होंगे ही होंगे यहाँ पर हर हाल में। जो वेलकम आरुष। देखो ये लक्ष्मी का सवाल बहुत अच्छा है। अगर आप अभी ग्रामर का बैच लेते हैं मैनेजर आज ही ले लिया आपने, आप विद इन अ मंथ आप अपना बैच निपटा सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड बैच है। उसमें कुछ वीडियोस हैं, 20 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच की वीडियोस हैं, लगभग 200 के आसपास। आप उसे निपटा सकते हैं उस बैच को, एंड वो पॉसिबल है। ठीक है, ओके राधा, आई विल ट्राई पंक्चुएशन पढ़ाने का क्रैश कोर्स में।
वोकैबुलरी के लिए मैं आपको बता रहा हूं अभी सभी लोगों से, कोई भी किताब, चाहे वो आप किरण की ले लो, चाहे वो आप एस.वी. बख्शी ले लो, चाहे आप वो केडी कैंपस वाले ले लो, किसी भी एक किताब से वोकैबुलरी याद करना शुरू कर दो बस। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, ठीक है? याद करिए, भूल जाइए, याद करिए, भूल जाइए, याद करिए, भूल जाइए, रिवाइज करिए, भूल जाइए, रिवाइज करिए, भूल जाइए, लेकिन पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आज आपने 100 वर्ड याद करे थे, वो कल आपको याद रहेंगे, तो सबसे बड़ी भूल आप ये कर रहे हैं कि आपको वोकैबुलरी याद हो जाएगी। वोकैबुलरी याद नहीं होती, मुझे भी नहीं होगी, किसी प्रोफेसर को भी नहीं होगी, लेकिन वोकैबुलरी पढ़ना जरूरी है। जब आप उसे पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, एग्जाम में ऑप्शन देखकर सब कुछ याद आ जाएगा। मैटर ये करता है कि कितने वर्ड्स आपने गो थ्रू किए हैं, आपके दिमाग में कितने वर्ड घुसे थे पढ़ते वक्त। आपने 25,000 वोकैबुलरी वर्ड पढ़ लिए, ठीक है? आपने उसमें से 5,000 एंटोनिम थे, 5,000 सिनोनिम थे, वन वर्ड थे, इडियम्स थे, तो भाई वो बहुत बड़ा डाटा आपने इकट्ठा कर लिया दिमाग में अपने। वहां ऑप्शन देखकर सब याद आएगा। वोकैबुलरी से वही स्टूडेंट डरता है जो वोकैबुलरी याद करने की कोशिश करता है। जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि वोकैबुलरी याद करनी है, तब तक आप वोकैबुलरी से डरते रहेंगे और आप वोकैबुलरी नहीं पढ़ पाएंगे। आपको वोकैबुलरी याद करनी ही नहीं है, ऐसे होता ही नहीं है भैया। तो वोकैबुलरी नहीं याद करनी है। थैंक यू महक, आई नो कि मैं ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, उसी बात के पैसे हैं, बाकी हम भी तुम्हारे जैसे हैं। सोनल, दिसंबर नहीं, 15 जनवरी से पहले, दिसंबर में तो नहीं, 15 जनवरी से पहले पहले एग्जाम हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। हम अभी तक भी नकार नहीं रहे हैं इस बात को कि 15 जनवरी से पहले एग्जाम नहीं हो पाएगा। अगर 15 जनवरी तक एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आपका एग्जाम मार्च के लास्ट वीक में होगा। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल 4 से 5। हाँ आशीष, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप। ये जो पीडीएफ है, इस पे ना डाउनलोड का बटन बना होगा, उस पर क्लिक कर दो, ये आपके मोबाइल के इंटरनल डिवाइस में कहीं चला जाएगा। तो चेक करो अपने फाइल मैनेजर में जाके कहाँ आई है वो डाउनलोड वाले फोल्डर में, वहां से निकलवा लीजिएगा। आराध्या ग्रामर इसी ऐप पर है, हमारे ऐप पर जाएंगे स्टोर में तो ग्रामर का रिकॉर्डेड बैच है, वहां से ले सकते हैं आप। हाँ, पूरा इसी क्लास की पीडीएफ कीजिए, जो आपको पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये है वहां पर आपके नोट्स में। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, पढ़ते रहिए। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि यू नीड दैट प्रिंट आउट, तो ठीक है, अदरवाइज पढ़िए खाली पीडीएफ से, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके गाइज, कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? बाय।